मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा। व्हाट आर द फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होती है? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा? नंबर 1, कॉस्ट ऑफ द एसेट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। ओरिजिनल कॉस्ट में सिर्फ परचेज प्राइस ऑफ द एसेट नहीं आता। any expenditure incurred to bring the asset into its working condition will be added to the cost of the asset। जर्नल में भी सिखाया था, वही सेम रूल है, नथिंग न्यू। मैंने मशीन खरीदी 50,000 की, 10,000 रुपए उसके इंस्टॉलेशन पे लग गए। इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सही आंसर। It will be added to the cost of the asset. It will be treated as a capital expenditure। क्या मैंने ऐसा कुछ जर्नल में सिखाया था? यस और नो? नालायक। तो ये समझें, अपनी जो याददाश्त कमजोर है ना पढ़ने की वजह से होती है, तो इन इंडिकेटर्स को इग्नोर ना करें, आपके कॉन्सेप्ट वीक रहेंगे। ये मुझे बताने की बात ही नहीं थी, ये मैं उतनी डिटेल में जर्नल में बता दिया था, तब जरूरत नहीं थी, बट यूज तब भी हुआ था, तब बहुत डिटेल में बताया था, इस उम्मीद में कि आपके दिमाग में कुछ रहेगा। कॉस्ट इंक्लूड्स द प्राइस पेड टू वेंडर। एक तो जो आपने परचेज प्राइस है वो तो आएगा ही आएगा। अदर देन दैट, अगर आपने कोई कमीशन पे करी है, ब्रोकरेज पे करी है, फ्रेट, कार्टेज ऑन द एसेट, installation charges, any expenditure incurred to bring the asset into its working condition, purchase price, freight, installation cost, cartage, octroi, import duties, कोई भी खर्चा एसेट को स्टार्ट करने से पहले। इफ अ मशीनरी, कोई और बताने की जरूरत है इसमें? समझ आ गया क्या बोल रहा हूं? ध्यान क्या रखना है? GST is not the cost of the asset, not included in the cost of the asset। आपने मशीनरी खरीदी 10 लाख की, उसके ऊपर अगर GST है, फॉर एग्जांपल 10%, इनपुट GST अकाउंट अलग से क्रिएट होगा। GST is debited to a separate account, it is not added to the cost of the asset। एसेट रहेगा 10 लाख का, मशीन रहेगी 10 लाख की, GST अकाउंट में जाएगा। हमें नहीं पता क्या होता है, तभी तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि CGST, SGST, IGST। मैं बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं कि अगर आपने 10 लाख की मशीन खरीदी, उसके ऊपर 10% GST पे करा, 1 लाख का GST पे करा, मशीन 10 लाख की ही रहेगी। जब 1 लाख रुपए जो आपने GST पे करा वो GST अकाउंट में चला जाएगा। तो GST इज नॉट कंसिडर्ड while calculating cost of the asset। Asset account is debited only with the purchase price without taking GST paid, or depreciation will be calculated on the asset amount debited to asset account। तो जितना आपने एसेट को डेबिट किया 10 लाख ही करा था, तो डेप्रिसिएशन उसी पे कैलकुलेट होगी, GST को कंसिडर नहीं किया जाएगा। कोई डाउट? Cost of the asset does not include interest paid। interest paid is a फाइनेंस कॉस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकाउंट्स में भी आगे यूज हो जाएगा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने मशीन खरीदी लोन पे, EMI पे, तो इंटरेस्ट पोर्शन भी होगा। तो कह रहे फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी और पेमेंट करने में 1 साल लगा दिया, इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा था, तो 2 लाख रुपए मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ा, तो मशीन तो मुझे 12 लाख की पड़ी। यस और नो? कह रहे बिल्कुल पड़ी, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसेट अकाउंट, एसेट 10 लाख पे रहेगा। 2 लाख रुपए जो आपने एक्स्ट्रा पे करे वो इंटरेस्ट को डेबिट होंगे। किसको डेबिट होंगे? इंटरेस्ट अकाउंट को, एसेट अकाउंट को नहीं। विदाउट, तो कॉस्ट ऑफ द एसेट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड, डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड, डज नॉट इंक्लूड GST, but it will include
Any expense incurred in improvement of the asset, extension of the asset, large amount that increases the life of the asset, overhauling कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. क्या होता है सर? ओवरहॉलिंग. मेजर रिपेयर they will be added to the cost of the asset. और ये भी बता चुका हूं कि अगर हमने कोई पुराना एसेट खरीदा, सेकेंड हैंड एसेट खरीदा, उस टाइम पे तो रूटीन रिपेयर्स भी अगर कराई, कोई भी खर्चा हुआ सेकेंड हैंड एसेट खरीदने के टाइम पे, it will be added to the cost of the asset. It will be debited to the asset account. कोई भी डाउट? तो what are the factors or basis of charging depreciation? Number 1, cost of the asset. तो ये समझ आना चाहिए कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या नहीं होगा. सेकेंड, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू. सर इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल. तो 10 साल के बाद अगर कबाड़ी को बेचना चाहो स्क्रैप में, तो आपको कितने रुपए मिल जाएंगे? उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू. क्या 10 साल के बाद ना इसकी वैल्यू ये रह जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू. सिंपल, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. क्वेश्चन में गिवन होगी तो कंसिडर करेंगे, नहीं गिवन होगी तो नहीं कंसिडर करेंगे. थ्योरेटिकल मीनिंग क्लियर? इट इज एन एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब एसेट को बेचोगे उसकी लाइफ के बाद तो ऑन एन एस्टिमेट कितने पैसे मिल जाएंगे at the end of its estimated useful life. Difference between the cost, आपने कितने का खरीदा था? 10 लाख का. 10 साल के बाद अगर आप कबाड़ी को बेचेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे? कह रहे हैं 1 लाख मिलेंगे. तो difference between the cost and the scrap value is the amount that is written off over the life of the asset. तो कह रहे हैं फिर आपको ना 9 लाख का एक्सपेंस केटर करना है, क्योंकि 1 लाख तो आपको मिल ही जाएंगे 10 साल के बाद. तभी मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी तो हम 0 मानते हैं, और जितना भी आपका कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट है उसको डेप्रिशिएट कर देते हैं ओवर द लाइफ ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. तो ये क्या होती है सर? एस्टिमेटेड लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ. एस्टिमेटेड बेसिस पे एसेट कितने साल चलेगा एफिशिएंटली. उस पर ऐसा नहीं हो कि मतलब चलने को तो गाड़ी 20 साल चल जाए, अगर आप बंद ना करें तो ठीक है ना, अपने आप थोड़ी ना फट जाती कि 10 साल पेट्रोल की लाइफ या डीजल की 15 साल नहीं. उसके बाद क्या होगा कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. कह रहे इसको रखने का फायदा नहीं है. एवरेज बहुत कम देगी, तेल बहुत ज्यादा खाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, तो मतलब अब वो अनप्रोडक्टिव हो गया. क्या हो गया? वो अनप्रोडक्टिव. तो यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट होता है द पीरियड फॉर विच द एसेट इज एस्टिमेटेड टू बी प्रोडक्टिवली यूज्ड. कितने टाइम तक ये एफिशिएंटली काम करके देगा अच्छे से. और एस्टिमेटेड लाइफ होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन की एस्टिमेटेड लाइफ होती है 3 इयर्स. चलने को तो उसके साथ मतलब 5-5 साल भी अच्छे से चलते हैं, ना चलने को 6 महीने में खत्म कर देते हैं कुछ लोग. तो एस्टिमेटेड लाइफ होती है. सबकी मेंटेनेंस अलग होती है, तो वो उसको 5 साल भी चला सकते हैं, 10 साल भी चला सकते हैं, और कम भी चला सकते हैं. ये सब एस्टिमेटेड फिगर्स होते हैं. हमें कौन देगा सर? क्वेश्चन बताएगा जहां होंगे. फिर सर लेकिन रियल लाइफ में थोड़े ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. रियल लाइफ में वहां पे तो कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के रेट्स ही प्रिस्क्राइब्ड होते हैं कि भैया ये एसेट है तो इसका 10% डेप्रिसिएशन, ये एसेट है इसका 5% डेप्रिसिएशन, ये एसेट है कंप्यूटर है इसका 40% डेप्रिसिएशन. हर एक चीज का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उन्होंने फिक्स कर रखा है. ओके, तो लीगल प्रोविजन आ गई जी. लीगल प्रोविजन, कानून, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स एक्ट, दे प्रिस्क्राइब द मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV आगे जाके सीखेंगे. कह रहे वो बताते हैं कि कौन सा मेथड चूज करना है, किस रेट पे डेप्रिसिएशन करनी है. While determining the amount of depreciation,
legal provisions are kept in mind. Depreciation is provided each year so that the book value of the asset is reduced to its estimated residual value at the end of its estimated useful life. What are the factors of charging depreciation? Number one, original cost. Number two, estimated residual or scrap value. Third, useful or economic life of the asset. Fourth, legal provisions. Fifth, the period. क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी. कह रहा पीरियड फॉर विच द डेप्रिसिएशन इज चार्ज. कह रहा मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च. अगर आपने एसेट ही 1 अक्टूबर को खरीदा है तो क्या पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी? नहीं लगेगी. जब आपने एसेट यूज करना शुरू करा तब एसेट डेप्रिशिएट करना शुरू होगा. आपने अगर खरीदा ही 1 अक्टूबर को है तो 1 अक्टूबर से डेप्रिसिएशन चार्ज होनी शुरू होगी. तो उस ईयर के लिए, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए सिर्फ 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी. उसके नेक्स्ट ईयर से पूरे साल की लगेगी. तो पॉइंट इज जितने टाइम आप एसेट यूज करेंगे उतने टाइम की डेप्रिसिएशन ही चार्ज होगी. ऐसी बेचने के टाइम अगर आपने 31 मार्च को बेचा तो आपने पूरे साल एसेट यूज किया था तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी. अगर आपने साल के बीच में बेचा है तो जितने मंथ्स यूज करा था एसेट सिर्फ उतनी ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी. डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द पीरियड द एसेट इज यूज्ड इन द बिजनेस. फॉर एग्जांपल, एसेट इज परचेज्ड. इफ द एसेट इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर, depreciation will be charged for 6 months: October, November, December, January, February, March. If an asset is sold, depreciation will be charged from the beginning of the year up to the date of sale. ऐसे अगर आपने बेचा है एसेट बीच में, तो अगर मैंने बेचा है 1 जुलाई को और लास्ट क्लोजिंग थी 31 मार्च, तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने तो एसेट यूज करा ना. तो जितना टाइम आप एसेट यूज कर रहे हो उतने टाइम की डेप्रिसिएशन चार्ज. ओके, कोई भी डाउट? क्लियर? दिस प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई इफ द वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करे जो रूल बताया ना, ये अप्लाई नहीं होगा अगर वर्ड्स पर एनम नहीं गिवन. मतलब 10% per annum, 10% per annum, 10% for the full year. If the asset is used for a period less than 1 year, depreciation will be adjusted accordingly. कह रहा मतलब अगर आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम तो साल का 10% है. अगर आपने एसेट 6 महीने यूज किया है तो उस हिसाब से डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो जाएगी. लेकिन अगर है 10% विदाउट द वर्ड्स पर एनम, तो इस केस में क्या होगा? फ्लैट रेट will be charged irrespective of the time period for which the asset is used. मतलब उस साल में आपने एसेट 4 महीने यूज किया या 6 महीने यूज किया या पूरे साल, कह रहे वो कंसिडर ही नहीं होगा अगर वर्ड्स पर एनम नहीं है. तो ये रूल है, यही बताया हुआ है. When the rate of depreciation is given with the words per annum, so depreciation will be charged only for the period for which the asset is held. When the rate of depreciation is given without the words per annum, depreciation will be charged for the full year irrespective of the date of purchase. तो अगर रेट गिवन है, डेट गिवन है,
और रेट पर एनम है, तो जितने टाइम के लिए आपने एसेट यूज करा है उतने टाइम के लिए होगी। लेकिन सर अगर वर्ड्स पर एनम है 10% पर एनम और लिखा हुआ है एसेट परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, उन्होंने बताया ही नहीं कब खरीदा, तो हम अज्यूम करते हैं कि स्टार्टिंग में ही खरीद लिया और पूरे साल के डेप्रिसिएशन। अगर डेट गिवन नहीं है, द डेट ऑफ डेट और रेट दो अलग चीजें हैं। रेट गिवन है, पर एनम गिवन नहीं है तो फ्लैट रेट, पर एनम गिवन है, डेट गिवन है तो डेट के हिसाब से। रेट है, पर एनम गिवन है, डेट ऑफ एक्विजिशन एसेट आपने कब खरीदा था वो गिवन नहीं है, तो हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर द फुल ईयर ऑन द अजम्पशन कि एसेट आपने स्टार्टिंग में ही खरीद लिया होगा। अजम्पशन है, इसीलिए आपको नोट एंड अ नोट एक्सप्लेनिंग इट शुड बी गिवन, मतलब नीचे आप दे देंगे नोट वी अज्यूम दैट द एसेट वाज परचेज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन नहीं। आएंगे सारी चीजें। थ्योरी 80% समाप्त हुई, इस चैप्टर की 80% थ्योरी खत्म हो गई, 80%, नॉट 100%। प्लीज यहां तक क्लोज करेंगे।